हेलो गाइस, सार्थ एकेडमी तथा पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस सीरीज में अभी हम अरस्तू के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने अरस्तू के राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत तथा दास प्रथा का सिद्धांत देखा था। इस वीडियो में हम अरस्तू के नागरिकता का सिद्धांत और आदर्श राज्य का सिद्धांत देखेंगे। इससे पहले कि हम अरस्तू के इन सिद्धांतों के अध्ययन की शुरुआत करें, आप लोग से निवेदन है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप पॉलिटिकल साइंस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए, सबसे पहले अब हम अरस्तू की नागरिकता का सिद्धांत देखते हैं। तो अरस्तू सबसे पहले इस प्रश्न के साथ अपने नागरिकता की सिद्धांत की शुरुआत करते हैं कि नागरिक कौन है। जैसे कि उस समय में एथेंस में यह विचार प्रचलित था कि कोई भी व्यक्ति जो किसी जगह पर निवास करता है या उसको कानूनी अधिकार मिला हुआ है या वो उस क्षेत्र में जन्म लिया है तो उसको नागरिकता प्राप्त होती थी। लेकिन अरस्तू इन सब चीज़ों को नागरिकता का आधार नहीं मानते। उनका मानना है कि नागरिकता का निर्धारण निवास या कानूनी अधिकार या जन्म के आधार पर नहीं किया जा सकता। अरस्तू के अनुसार नागरिक कौन है, तो वही व्यक्ति नागरिक है जिसे राज्य के विचार विमर्श या न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अरस्तू के सिद्धांत के अनुसार वही व्यक्ति नागरिक है जिसे न्यायपालिका या विधानपालिका की सदस्यता प्राप्त हो। साथ ही ये परिभाषा देते हुए अरस्तू ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी यह परिभाषा केवल लोकतंत्र के लिए उपयुक्त है, अन्य शासन प्रणालियों के लिए यह परिभाषा नहीं दिया गया है। तो अब हम देखेंगे कि अरस्तू की जो ये परिभाषा दी गई है नागरिकता की, कि नागरिक वही है जो राज्य के विचार विमर्श या न्यायिक प्रशासन में भाग लेते हैं या फिर जो न्यायपालिका या विधानपालिका की सदस्यता ग्रहण करते हैं, वही नागरिक है। तो ये जो अरस्तू की परिभाषा है वो तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी यूनान की, उसी के अनुकूल है। आप इसको इस विचार से देख सकते हैं कि उस समय में एथेंस में एक सभा होती थी, उसका नाम था इक्लेसिया। जैसे आजकल संसद होती है उसी तरह उस समय में इक्लेसिया हुआ करती थी एथेंस में। इस संस्था में जो भी 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति थे, सभी व्यक्ति इस सभा के सदस्य हुआ करते थे। और ये इक्लेसिया का क्या काम था? इक्लेसिया का काम था जो भी शासन संबंधी विषय होता था उस पर विचार विमर्श हुआ करता था। जैसे आजकल संसद क्या करती है, तो समझ लीजिए एक तरह से ये जो इक्लेसिया थी वो उस समय में संसद का कार्य करती थी। जैसा कि हम लोग को पता है कि उस समय का जो एथेंस था वहाँ पर जो प्रजातंत्र का जो स्वरूप मौजूद था वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था जिसमें सभी नागरिक शासन कार्य में भाग लेते थे। तो इस तरह से वहाँ पर ये इक्लेसिया एक संस्था थी जो संसद की तरह काम करती थी, और इसमें उस समय के सभी 18 वर्ष के वयस्क नागरिक जो थे इसके सदस्य हुआ करते थे। साथ ही एक ऐसी संस्था और थी, हेलिया। ये हेलिया संस्था जो थी उस समय में, वो जैसे आज वर्तमान समय में न्यायालय होता है जो न्याय का कार्य करता है, तो उस प्रकार ये हेलिया जो थी उस समय में न्याय का कार्य करती थी। इस संस्था में जो भी व्यक्ति 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र के होते थे वो सभी इसके सदस्य बनते थे, इस न्याय कार्य में भाग लेते थे। तो अरस्तू जो है इन्हीं दोनों में भाग लेने वाले व्यक्ति को नागरिक माना है। तो आप देखेंगे कि जो उस समय में जो प्रथा प्रचलित थी उसी प्रथा के अनुसार अरस्तू अपनी नागरिकता का विचार देता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अरस्तू का नागरिक जो है शासन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाला, बारी बारी से शासक और शासित होने वाला एवं न्याय और कानून निर्माण के कार्यों में भाग लेने वाला है। तो इस प्रकार हम अरस्तू के नागरिकता में देखते हैं कि कौन कौन नागरिक है। साथ में अब देखेंगे कि अरस्तू जो है कौन नागरिक नहीं हो सकता है उसके बारे में भी विचार दिए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि कौन नागरिक नहीं हो सकते हैं। उसमें शिल्पी, व्यापारी, कृषक, दास और स्त्री, इनको अरस्तू जो है नागरिकता से वंचित करते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछता है कि किसको नागरिक माना गया है अरस्तू के अनुसार, या अरस्तू ने किसको नागरिकता से वंचित किया है।
तो इस प्रकार हम देखेंगे जो 5 वर्ग उस समय में एथेंस में मौजूद थे, एक तो शिल्पी वर्ग थे, एक व्यापारी वर्ग थे, एक कृषक वर्ग थे, एक दास थे और एक स्त्री। स्त्री को भी अरस्तु जो है नागरिकता से वंचित करते हैं। इसके वो कारण भी देते हैं, 2 कारण बताते हैं कि क्यों इनको नागरिकता नहीं दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो वो बताते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं जिनको नागरिकता से वंचित किया जा रहा है, इनके जीवन में अवकाश का अभाव होता है। अवकाश का अभाव कहने का मतलब कि ये जो है ये अपने व्यापार कार्य जो इनका होता है उसी में लगे रहते हैं, इससे इनको अवकाश नहीं मिलता है। तो जब इन कार्यों से अवकाश नहीं मिलेगा तो वे राज्य के सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं ले पाएंगे। दूसरा जो उन्होंने कारण दिया है कि ये सारे जो व्यक्ति हैं इस इन वर्गों से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं ये शारीरिक परिश्रम करते हैं और शारीरिक परिश्रम जो है आत्मा को अनुदार और उत्तम गुणों हेतु अनुपयुक्त बना देता है। यानी कि इनका जो आत्मा है, ये आत्मा जो गुण होता है सद्गुण, वो सद्गुणों का इसमें अभाव हो जाता है इन लोगों में, इसलिए अरस्तु जो है इनको नागरिकता से वंचित किए हैं। आप देखेंगे अवकाश की बात जो कहा गया है, आप दास प्रथा में देखे होंगे कि कैसे दासों के कारण जो स्वामी है उसको अवकाश मिलता है, उस अवकाश के कारण वो किस तरह से राजनीतिक और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने के लिए समय निकाल पाता है। और ये अवकाश इन जो वर्ग है शिल्पी, व्यापारी, कृषक, दास और स्त्री, इनको ये अवकाश नहीं मिल पाता है, इसलिए अरस्तु इन्हें नागरिकता से वंचित करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि ये जो वर्ग है ये नागरिक जीवन के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये जो भी नागरिक है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं वर्गों के माध्यम से होता है, इसलिए ये नागरिक जीवन के लिए तो आवश्यक है, परंतु यह नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु का जो नागरिकता का सिद्धांत है उसमें उन्होंने काफ़ी सारे वर्गों को नागरिकता से वंचित किया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अरस्तु जो है विदेशियों को भी नागरिकता से वंचित किया है। जो बाहर से आकर के किसी देश में रह रहे हैं तो उनको भी नागरिकता से वंचित किया है। तो इस प्रकार देखेंगे कि अरस्तु का जो नागरिकता का सिद्धांत है उसमें कौन नागरिक हो सकता है और कौन नागरिक नहीं हो सकता है, इसके बारे में विचार दिया गया है। अब हम अरस्तु के आदर्श राज्य का सिद्धांत देखते हैं। तो हम देखेंगे कि अरस्तु जो है अपने पुस्तक पॉलिटिक्स के 7वें अध्याय में आदर्श राज्य का वर्णन किया है। इसमें अरस्तु ने बताया है कि आदर्श राज्य का उद्देश्य क्या होता है, उत्तम जीवन की प्राप्ति। यहाँ उत्तम जीवन का अर्थ जो उन्होंने बताया है वो है आनंदमय जीवन। यह आनंदमय जीवन जो है शारीरिक सुख या धनोपार्जन में नहीं बल्कि आत्मानुभूति में निहित है। यह उत्तम जीवन जो है उसका मतलब अरस्तु का जो इस उत्तम जीवन से तात्पर्य है वह चिंतनात्मक जीवन से है। यहाँ चिंतनात्मक जीवन कहने का मतलब है कि ऐसा जीवन जिससे कि आपका जो बुद्धि है बौद्धिक विकास हो, तो वैसे जीवन की प्राप्ति करना ही आदर्श राज्य का उद्देश्य है। तो इसी आधार पर अरस्तु कहते हैं कि वही राज सर्वोत्तम है जो व्यक्ति के जीवन को आनंदमय बना सके। इसके लिए राज्य में कुछ विशेष परिस्थिति का होना आवश्यक है। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य हेतु 5 परिस्थितियों का वर्णन किया है जो कि उसे एक आदर्श राज्य बना सकता है। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी परिस्थिति है। तो पहला है जनसंख्या। अरस्तु कहते हैं कि आदर्श राज्य के लिए जनसंख्या जो है प्रथम आवश्यक शर्त है। इसके लिए वो यह भी कहते हैं कि किसी राज्य में जनसंख्या कितना होना चाहिए, तो इसके जवाब में कहते हैं कि जनसंख्या न तो बहुत अधिक होना चाहिए और न ही बहुत कम। जनसंख्या इतना अवश्य होना चाहिए कि राज्य आत्मनिर्भर बन सके और अपनी रक्षा कर सके। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य के लिए जो जनसंख्या निर्धारित की है 10,000 की जनसंख्या को उचित माना है। आप इसके साथ साथ आप एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या निर्धारित की है। अरस्तु ने 10,000 को उचित माना है। उसके बाद जो दूसरा कंडीशन है अरस्तु के आदर्श राज्य का वो है भूभाग। भूभाग में है कि ये कहते हैं कि जैसे जनसंख्या न तो ज़्यादा होनी चाहिए न बहुत कम होनी चाहिए, उसी तरह भूभाग भी न तो बहुत बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा। अरस्तु का कहना है कि भूभाग इतना बड़ा अवश्य हो कि उस पर निवास करने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर संयम एवं उदारता के साथ अवकाशपूर्ण जीवन बिता सके, परंतु इतना छोटा अवश्य हो कि उसकी रक्षा आसानी से की जा सके। अब देखिएगा तीसरा जो कंडीशन बताते हैं अरस्तु अपने आदर्श राज्य के लिए वो है नागरिकों का स्वभाव। इसमें अरस्तु का कहना है कि किसी भी राज्य में
जो नागरिकों का स्वभाव है वह राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। कहते हैं कि अरस्तू कहते हैं कि आदर्श राज्य में नागरिकों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो नागरिक बुद्धिमान होने चाहिए और साथ ही साथ साहसी भी होना चाहिए। यहाँ जब नागरिक बुद्धिमान होंगे तभी राज्य का प्रशासन अच्छी तरह चलेगा, और जब नागरिक साहसी होंगे तभी वह राज्य की रक्षा कर सकते हैं। तो तीन कंडीशन देख लिए। चौथा कंडीशन है जो अरस्तू के आदर्श राज्य की, वह है आवश्यक वर्ग। आवश्यक वर्ग का कहने का मतलब है कि देखिए राज्य जो है उसका उद्देश्य क्या है, सर्वोत्तम जीवन की प्राप्ति, आनंदमय जीवन की प्राप्ति, और इस आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए कुछ वस्तुएं आवश्यक होती है। तो इसके लिए अरस्तू जो है वो कहते हैं कि इस आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए 6 वस्तुएं आवश्यक होती है। पहला है उसमें भोजन, दूसरा है कला कौशल, तीसरा है अस्त्र शस्त्र, चौथा है राजस्व, पांचवा है धर्म, और छठा है एक ऐसी शक्ति जो न्याय और सार्वजनिक हित पर ध्यान दे सके। अब अरस्तू कहते हैं कि जो ये 6 वस्तुएं हैं, इन 6 वस्तुओं की पूर्ति के लिए 6 वर्ग का होना भी आवश्यक है। देखिए जो कृषक है वो खेती करेगा तो लोगों को भोजन मिलेगा। दूसरा वर्ग जो है शिल्पी, ये शिल्पी क्या करेगा, कला कौशल करेगा। कला कौशल करने का मतलब है जैसे कि कोई चीज़ का निर्माण करना हो तो वो शिल्पी लोग करते हैं, तो इसके माध्यम से शिल्पी जो है कला कौशल के आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तीसरा जो है वो सैनिक है। सैनिक वर्ग क्या करते हैं कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर अपने राज्य की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करते हैं। उसका चौथा वर्ग जो है व्यापारी वर्ग है, जो कि आयात निर्यात के द्वारा राज्य के जो राजस्व है, राजस्व की पूर्ति करते हैं। पांचवा है पुरोहित वर्ग, जो धर्म का कार्य करते हैं। और छठा जो वर्ग है वो है न्यायाधीश एवं विधायक, जो कि न्याय का काम करते हैं और सार्वजनिक हित का काम करते हैं। तो इस प्रकार ये जो 6 वर्ग है, 6 आवश्यक वस्तुएं हैं, इसकी पूर्ति के लिए 6 वर्ग का राज्य में होना आवश्यक है। इसमें आप देखेंगे कि अरस्तू जो है कृषक को, शिल्पी को और व्यापारी को नागरिक नहीं मानते हैं। ये नागरिक जीवन के लिए आवश्यक है पर नागरिक नहीं है। तो इस प्रकार ये आवश्यक वर्ग देख लिए। अब पांचवा कंडीशन जो अरस्तू अपने आदर्श राज्य के लिए बताते हैं, वो कहते हैं राज्य नियंत्रित शिक्षा। वो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। राज्य, एक तो ये शिक्षा जो होनी चाहिए वो राज्य के द्वारा दिया जाना चाहिए। कहते हैं कि प्राइवेट शिक्षा जो है, जो निजी शिक्षा दी जाती है, निजी शिक्षा में देशभक्ति की बात नहीं सिखाई जाती है। जब राज्य ऐसी शिक्षा देगी तो वो देशभक्ति की बात सिखाएगा। इसलिए ये शिक्षा का उद्देश्य जो बताते हैं, नागरिकों के चरित्र को संविधान के अनुरूप ढालना, शिक्षा का उद्देश्य यही है कि जो जिस हिसाब से उस समय शासन चला, यहाँ संविधान और शासन में फर्क नहीं है, जो संविधान है उसी को शासन कहा जाता है अरस्तू के अनुसार। तो इस तरह से नागरिकों के चरित्र का निर्माण किया जाए जिससे कि वह उस राज्य के संविधान को अपना आत्मसात कर ले। इससे क्या होगा कि जो वहाँ के नागरिक हैं, इस आत्मसातीकरण के द्वारा वो उसके संविधान को जब आत्मसात कर लेंगे तो उससे विद्रोह की भावना बहुत कम हो जाएगी। शिक्षा के द्वारा नागरिकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वे स्वभावतः राज्य के कानूनों का पालन करें, इसके लिए बल प्रयोग करने की आवश्यकता न पड़े। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तू का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है उसमें वो आदर्श राज्य का उद्देश्य जो है बताते हैं कि सर्वोत्तम जीवन की प्राप्ति है, आनंदमय जीवन की प्राप्ति है, चिंतनात्मक जीवन की प्राप्ति है आदर्श राज्य का उद्देश्य। और इसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। उस 5 प्रकार के कंडीशन बताते हैं, जिसमें कि जनसंख्या है, उसके बाद भूभाग है, उसके बाद नागरिकों का स्वभाव है, उसके बाद आवश्यक वर्ग है और राज्य नियंत्रित शिक्षा है। तो इस प्रकार हमने अरस्तू का, इस वीडियो में हमने अरस्तू के 2 सिद्धांत देखे हैं। पहला जो देखे हैं नागरिकता का सिद्धांत और दूसरा जो देखे हैं आदर्श राज्य का सिद्धांत। अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम अरस्तू के अन्य सिद्धांत के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।